तो गाइस अब तक हमने देखा कि कसैकी दादाजी जिसकी मूर्ति समंदर के अंदर डूबी हुई थी, ये लोग उसको निकाल के लेके आते हैं क्योंकि इन लोगों को ड्रोन बनाना था और ड्रोन बनाने के लिए एक कारीगर की जरूरत होती है जो कि कसैकी दादा है। और हमारे कसैकी दादा के कारीगरी के बारे में तो तुम जानते ही हो, जिसका फैन सेंकू भी है। सेंकू बिना किसी देरी के कसैकी दादा के ऊपर वो लिक्विड डाल देता है और हम देख पाते हैं कि कसैकी दादाजी पत्थर से आजाद हो चुके हैं और टकला एकदम चमक रहा है इनका, लेकिन वापस इंसान बन के वो फुल जोश में होते हैं। तभी हमारा पायलट कहता है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है ना क्या करना है। तभी सेंकू कहता है कसैकी दादाजी को बताने की जरूरत नहीं, वो पहले ही समझ चुके हैं। वो गाना गाने लगते हैं, ऐसा लग रहा था जैसे कि इस बुढ़ानी में भी उनकी जवानी आ गई हो। बुढ़ऊ कसैकी और सुई का बच्चा दोनों मिलकर नाचने लगते हैं क्योंकि कसैकी दादाजी के आने की खुशी में पार्टी तो होनी चाहिए थी, लेकिन कसैकी दादाजी तो अपना स्टंट करके अपना बदला चुका रहे हैं। चलो कसैकी दादाजी अब हम काम की बात कर लेते हैं। आपको बनाना है एक ड्रोन जो आज से 3000 साल पहले हवा में उड़ा करती थी, क्या आप बना लोगे? वो हवा में उड़ा करते थे। ये बात सुनते ही कसैकी दादाजी फुल जोश में आ जाते हैं क्योंकि उन्हें नई चीजें बनाने का बहुत ही ज्यादा शौक है। जोश जोश में उनकी नजर अपने टैंक के ऊपर पड़ती है और वो देखकर रोने लगते हैं कि भाई साहब मेरी टैंक तो टूट चुकी है, क्या हाल हुआ इसका। लेकिन ड्रोन बनाने की खुशी के पीछे उनका ये दर्द कुछ भी नहीं था। वो इतनी स्पीड से काम करने लग गए थे कि पूछो ही मत। और साथ ही साथ उन्होंने सबको काम पे लगा दिया था। सेंकू बताता है कि हमें सबसे पहले इसकी जरूरत पड़ेगी, जिसको देखते ही मेंटलिस्ट बोलते हैं बाप रे ये तो वही है जिससे हम बचपन में खेला करते थे, ये आज काम में आएगा। बाप रे याद नहीं आ रहा। देखो हमें इस खिलौने से ज्यादा जरूरत है बोल्ट बेयरिंग, जिसका यूज कार, मोटर, हेलीकॉप्टर, फैन हर चीज में होता है और इसी का इस्तेमाल हम करने वाले हैं। और इनके अंदर लगने वाली ये छोटी छोटी लोहे की गुटिया जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बेयरिंग बनाने के लिए इसे ध्यान से एक एक करके एक एक में डालना पड़ता है। जैसे कि हमें पिछली वीडियो में बताया गया था कि अब तक का सबसे बड़ा लड़ाई है जिसमें हर एक पूरी जोश के साथ काम कर रहा है। और कसैकी दादाजी की स्पीड तो इतनी खतरनाक थी कि उन्होंने एक बोल्ट बेयरिंग तैयार भी कर दिया था। तभी वो कहते हैं मेरा तो कोई जवाब नहीं, अब पता चल रहा है कि पुराने पेड़ों पर पत्ते भी आ सकते हैं। उनके कहने का सीधा मतलब ये था कि बुढ़ापे में भी जवानी जैसा काम किया जा सकता है, क्योंकि उसने 1 घंटे में ही एक ड्रोन तैयार कर दिया था। और इधर हमारे किन्नू की फटी हुई थी क्योंकि यूरी उसे एक ऑर्डर देती है कि उसे जाना है और मास्टर के घर के अंदर झांक के आना है कि आखिर मास्टर करता क्या है। किन्नू बेचारा एक तो पहले से ही नाजुक लड़का है और उसे लड़की बना दिया गया, वाह इंप्रेसिव। लेकिन वो चुपके से मास्टर के घर के अंदर निकलती है और पर्दे के पीछे से देखती है कि भाई साहब वहाँ पर तो कोई मास्टर है ही नहीं, बल्कि सिर्फ उनकी मूर्ति रखी गई है, या फिर यूं कहो कि इबारा ने मास्टर को मूर्ति का बना दिया था। इतना ही पर इबारा वहाँ पर पहुंच जाता है और वो किन्नो को जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन किन्नो भी कोई कम नहीं था। वो पूरी स्पीड में भागने की फुल कोशिश करता है। बेचारा पूरी तरह से डर चुका था क्योंकि उसके सामने इबारा था। इधर हमारी रूडी जो कि मोज से फाइट कर रही थी और ये वही मोज है जिसने पिछली वीडियो में रूडी को चैलेंज किया था। तभी किन्नो सीधा मास्टर के घर से नीचे की ओर छलांग लगाता है और एक सड़क पे आके गिरता है और वो जोर जोर से आवाज लगा के बोलता है कि यूरी मुझे हेल्प चाहिए। और यूरी जो कि लड़ने में व्यस्त थे वो देख नहीं पाती है। तभी उसके पीछे इबारा आता है और वो किन्नो को मार देता है। किन्नो पूरी तरह से घायल हो चुका था, उसके मुंह से खून की उल्टी आ रही थी। उसको ऊपर से नीचे की ओर फेंक दिया जाता है। तभी इधर से रूडी निकलते और उसे कैच पकड़ के सीधे नीचे की ओर ले आती है। किन्नो कहता है कि मेरी फिक्र मत करो, तुम यहाँ से निकल जाओ, तुम हो तो सब कुछ है। लेकिन यूरी का गुस्सा तो 7वां आसमान पर पहुंच चुका था। तभी किन्नो उसे सब कुछ सच सच बताता है कि अंदर जो घर के अंदर मास्टर बैठा है वो कोई मास्टर है ही नहीं, बल्कि वो मास्टर की मूर्ति है। और मैंने ये भी देखा कि उस मास्टर की मूर्ति की शक्ल टकले से मिलती है जो अभी हमारे टीम का मेंबर है और हमारा साथ दे रहा है। यूरी उसे लेकर किसी सेफ जगह यानी कि ऊंचाई पर निकलती है जहाँ से वो अपनी चाल चल सकी थी। वो उसको लेकर सीधा मास्टर के छत के ऊपर जाती है और जोर से चीखती है और सबको बताने जा रही थी कि आखिर मास्टर मूर्ति क्या है। ये बेचारा पूरी तरह से डर चुका है ताकि इसका सच न सामने आए। और रूडी ये सब इसलिए कर रही थी ताकि किन्नो की जान बच सके, क्योंकि वो जब पत्थर बनने वाला मैजिकल रिंग इस्तेमाल करेगा तब रूडी के साथ साथ किन्नो भी पत्थर का बन जाएगा। और पत्थर बनने के बाद जब सेंकू उसे ठीक करेगा तो उसके शरीर पर जो चोट लगी है वो भी पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। अब वो रिंग इस्तेमाल कर रहा था और रूडी भी पत्थर की बन रही थी, उसके साथ किन्नू भी। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि वो दोनों पत्थर के बन चुके हैं और उन दोनों का मिशन पूरा हुआ, जबकि वो दोनों तो मारे जा चुके थे। और ये सबको करते हुए एक लड़की देख रही थी, वही लड़की जो हमारे पिछली सीरीज में मिली थी हमें, जो इसी टीम में रह के इसी टीम का विरोध करती है। ये सारी बातें वो सबको जाकर बताती है। सेंकू बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और वो उन लोगों को ये बात भी बताता है कि हमारे टीम में जो टकला है और वो मास्टर की मूर्ति का बेटा है, यानी कि मास्टर की मूर्ति की शक्ल उससे मिलती है। तब जाकर सेंकू का माथा ठनका और उसे हर एक चीज समझ में आ गई। उसे पूरे गुच्छे सुलझे हुए दिखाई दे रहे थे। एक तरफ जहाँ रूडी और किन्नो के पत्थर बनने का दुख, वहीं दूसरी तरफ इस आइलैंड के मास्टर का सच जानने की खुशी। तभी पीछे से मोज आता है और वो ताइजू के ऊपर हमला कर देता है। ताइजू को फटका इतना जोर से लगता है कि वो सीधा दीवार में जाके टकराता है। लेकिन था कौन ताइजू, जो कभी हार नहीं मानता। वो तुरंत खड़ा होता है और अपने साथियों को बचाने के लिए उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। और ताइजू कहता है देखो मुझे लड़ना पसंद नहीं, लेकिन अगर तुम मुझे मजबूर करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी सेंकू मुस्कुराता हुआ सोचता है कि आखिर उसे सब कुछ समझ में क्यों आ रहा है। उसे ऐसा क्यों लग रहा था जैसे कि ये सारे गुच्छे एक ही जगह पे जाके मिल रहे हो। वो मेंटलिस्ट को इशारा करता है कि आखिर हम इसे इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तभी मेंटलिस्ट कहता है अपने दुश्मन को उसके ही खिलाफ करना ये सबसे बड़ी साजिश होती है। तभी गेनो आगे जाता है और एक फूल जैसा जादू करता है और इधर से सेंकू ड्रोन उड़ा के उसे जादू दिखाता है और उसे डरा धमका कर बोले तो प्यार से समझाकर अपनी ओर करने की पूरी कोशिश की जा रही थी, जिसमें मेंटलिस्ट उसका पूरा साथ दे रहा था। तभी ये बंदा मुस्कुरा के कहता है अगर मैं तुम्हारी
टीम में आ जाओ तो मेरा क्या फायदा, जबकि मैं इस आइलैंड का हूँ और तुम लोग ठहरे बहरूपी। फिर वो मन ही मन में सोचता है अगर मैं इसको इबारा के खिलाफ इस्तेमाल करूँ तो सही होगा, लेकिन फिर उसके मन में ख्याल आता है कि वो लड़की जिसके हाथ में वो मैजिकल रिंग है वो सबको फोड़ सकती है, लेकिन फिर भी अगर मैं इन लोगों के साथ हाथ मिला लूँ तो मैं इबारा को आसानी से हरा सकता हूँ और उसके बाद मैं इस आइलैंड का नया राजा बन सकता हूँ। ये सब कुछ देखते हुए सेंकू सबको अपना अपना प्लान समझा रहा था, जिसमें अब ये बंदा भी शामिल था। तभी मेंटलिस्ट कहता है सुनो तुम्हें बताता हूँ मैं क्या करना है। उसको उसका काम सौंप दिया जाता है और वो एयर रिंग के जरिए बात करता है और वो बताता है वहाँ पे एक ब्लेड रखी है उसको उठा लो और ध्यान से सुनो, अगर तुम्हें इबारा को मारना है तो तुम्हें मेरे हिसाब से चलना होगा, ना कि अपने हिसाब से। तुम्हें एक नकाबपोश की टुकड़ी बनानी है जिसमें हम सब साथ रहेंगे। ओह तो बढ़िया प्लान किया है तुमने, मतलब तुम मुझे बोल सकते हो लेकिन मैं तुम्हें नहीं बोल सकता। वाह। और वो अपने मिशन को अंजाम देने के लिए नकाबपोश का रूप लेता है और वो सबको पेलने के लिए निकल जाता है। वो एक एक सिपाही की बैंड बजाता है और इधर सेंकू और मेंटलिस्ट बैठ के मजे ले रहा था और वो कब अपने टीम के सारे मेंबर्स को मिटा देता पता भी नहीं चलता। सुबह होता है इशुका के हाथ में होता है रिलोड पॉल जो कि एक गन का होता है और कसाई दादाजी ने इस गन को बनाना था जिसको ऑर्डर दिया था सेंकू ने, क्योंकि सेंकू ही तो है सबका महान। इधर मेंटलिस्ट बोलता है बाप रे तुम इसको अपने दुश्मन के साथ हिला ही। अरे लड़खड़ाओ नहीं, बस तुम चुपचाप देखते जाओ मैं क्या बताता हूँ। इस बारूद को उसमें डालने के बाद वायर के अंदर जैसे ही थोड़ा सा टच होगा बुलेट सीधा बाहर की ओर निकलेगी, जो कि हमने पहले भी करके दिखाया है। तब यूजुरिया और सिर्फ ताइजू मेरे साथ थे, यानी हम तीनों ही थे। और आज ये गन जब पूरी तरह से रेडी हो चुका है तो हम पीछे क्यों हटे। तभी सेंकू कहता है भाई ये तू संभालेगा क्या, लेकिन पायलट कहता है नहीं ये मेरे बस का नहीं है, मैं सिर्फ जहाज संभाल सकता हूँ। तभी सबकी नजर एक पुतले पर पड़ती है जो कि पुराने टाइम में एक पुलिस वाला रह चुका है और यकीन मानो इससे कमीना और कोई नहीं, ये उसे जगह भी देता है। और इस पुलिस वाले की खासियत ये है कि जब चाहे जो चाहे वो मन कर सकता है। और उठते ही उसके हाथ में बंदूक देखकर भाई साहब ये छोटा पहरेदार की तो मुंह निकल जाती है। तभी गेनो कहता है तुम इसके लायक हो, इसको साबित करो। वो तुरंत 3 बोतल लग देता है टेबल पे और अगर ये बंदा उन तीनों बोतल्स को फोड़ देगा तो मैं मान जाऊंगा कि ये इसके लायक है। वो बिना किसी देरी करते हुए गन का 3 गोलियां फायर कर देती है और हम देख पाते हैं कि उन तीनों बोतल्स में से एक भी नहीं गिरी थी, सब टेबल पे रही थी। लेकिन ये बंदा ऐसे मुस्कुरा रहा था जैसे कि इसकी वो चाल हो। तभी हम देख पाते हैं कि ऊपर की ओर से सांप नीचे गिरता है, जबकि हमें पता चलता है कि इसका निशाना तो बोतल था ही नहीं बल्कि सांप था। ये देखकर पायलट बोलता है तुम बिल्कुल सही हो इस गन के लिए। और अब सेंकू हम सभी को अपना अपना प्लान समझा रहा था, आखिर कौन बंदा क्या करेगा। और ड्रोन बनाने का दिमाग देने वाला सेंकू जो बताता है कि आखिर हमें ड्रोन को कैसे यूज करना है। जैसे ही सामने वाला बंदा मैजिकल रिंग इस्तेमाल करेगा हम ड्रोन उड़ाएंगे और ड्रोन को उस मैजिकल रिंग में फंसा के दोनों टीम अपनी तरफ खींचेगी। लेकिन खींचने के लिए चाहिए मजबूत लोग जो इन लोगों को जगा देते हैं। मैग्मा, किनडो और सनी लियोनी, इन तीनों के होते हुए इसकी टीम तो 100% जीतेगी। और प्रैक्टिस तो अभी से ही चालू है। मैग्मा और ताजू फुल स्पीड में है, मतलब फुल जोश में है कि कौन जीतता है। रात के सिपाहियों के बीच से निकलता एक जुलूस और ड्रोन की इधर ट्रेनिंग चल रही थी अभी, क्योंकि इस रात को इतना खतरनाक जंग होने वाला था कि पूछो ही मत। इधर हमारा बंदूक और उधर उसकी सेना, सभी लोग घबराए हुए थे, इसके साथ ही खतरनाक थे। जबकि हमारे टीम में तो कुछ खास मेंबर भी नहीं थे। सेंको अपने साइंस का इस्तेमाल करके इन लोगों की पतलून गीली करती है और मोजो जो कि हमारी टीम में आ चुका था वो सीधा बोलता है इधर आ जाओ, और वो छोटी बच्चों की तरह आराम से पिट जाता और चुपचाप इतना लंबा छलांग मारता है ऐसा जैसे कि उसको तीर लगी हो। और मोजो को हारता देख उसकी टीम की भी हौसला टूट जाती है। तभी इबारा की सेनापति बोलती है क्या तुमने पार्टी बदल ली। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बस देखती जाओ कि आखिर मैं करता क्या हूँ। तभी वो लड़की कहती है कि सबके सब आंखें बंद कर लो, यहाँ पर मालिक का कहर बरसने वाला है। और इधर हमारा कैप्टन पूरी तरह से रेडी था ड्रोन उड़ाने को। वो लड़की उस मैजिकल रिंग को हवा में उछालती है और उसमें से मैजिकल रिंग फ्लो हो सके उससे पहले हमारा पायलट आराम से उड़ा देता है ड्रोन को। लेकिन ड्रोन उड़ा ही रहा था कि उसे तुरंत याद आता है कि उसे नीचे करना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों किया उसके ये टीममेट्स बोलते हैं। तभी वो देखता है कि ये तो एक डुप्लीकेट रिंग है, जबकि असली रिंग का तो नामो निशान नहीं। सेंकू ये सब देख के चौंक जाता है, उसे लगता है कि क्या वो किसी और के कंट्रोल में है। तभी उसे याद आता है कि हाँ एक बंदा है जो मुझे कंट्रोल कर सकता है और वो है इबारा, क्योंकि इबारा वो सब कर रहा था जो उसने सोचा भी नहीं था। इबारा के पास उसकी ईयर रिंग थी जिससे वो स्पीकर था। दरअसल इबारा ने यही स्पीकर मोजो के कान पे देखी थी और यही स्पीकर देखा था वहाँ पे जहाँ पर रूडी थी, यानी रूडी भी इसको पहन रखी थी। तभी हम देख पाते हैं इन सब का फायदा उठा के हमारे टीम के मेंबर्स भागते हैं सीधा अपने गाड़ी की ओर, क्योंकि खेल की बाजी पूरी तरह से पलट चुकी थी। और इधर हमारा मैग्मा जो इस जंगल के राजा को मार के इस आइलैंड का राजा बनना चाहता था, उसे इतनी जल्दी थी इस आइलैंड का राजा बनने की कि वो आओ नताओ देखता है और सीधा बोट की ओर निकलता है और एक छोटी सी नाव लेता है और उसको आगे की ओर चलाता है जिसमें मेंटलिस्ट भी साथ होता है। और देखते देखते वो धीरे धीरे बोट की ओर जा रहा था। इधर यूजुरिया और उसके टीममेट्स क्या कर रहे थे, इस मूर्ति को इकट्ठा कर रहे थे जो उस टकले का बाप का था। इधर बोट्स में सैकड़ों की सेना थी और दूसरी साइड से केवल और केवल हमारा हीरो बोले तो मैग्मा जो अकेले सबके साथ भिड़ चुका था और उसके साथ 2-3 बंदे भी थे। उन सब में लड़ाई हो चुकी थी।
तभी सेंकू थोड़ा सा बारूद निकलता है और उसे अपने गन के अंदर डालता है और उसे मिक्स करने के बाद सीधा गेनो को ऑर्डर देता है, गेनो तुम अपना काम करो। गेनो अपना जादू चलाता है और गेनो अपना जादू दिखाते हुए सबको धमकाता है कि अगर तुम लोग यहाँ से नहीं भागोगे तो मैं तुम सबको अपने जादू से मार दूंगा। इधर एक पल के लिए भी बिना कुछ सोचे समझे सारे के सारे सिपाही जहाज से पानी में कूद रहे थे, फिर उनकी जान बचे या फिर ना बचे, तैरना आता हो या फिर ना। तभी हम देखते हैं कि मोजो अपनी पार्टी बदल के इधर ही आ रहा है और वो हम सब से बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। और इधर हमारा पुलिस इंस्पेक्टर जो कि मोजो को बंदूक से मारने वाला था, उसके ट्रिगर दबाने से पहले ही वो बंदा उसके ऊपर हमला कर देता है और हमला ऐसा था कि उसके एक भाले की नोक से इतना दूर जाकर गिरता है जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं। और अब आता है किनेडो जो सोने का भाला लेके उसे फाइट करता है, लेकिन मोजो इतना पावरफुल था कि उसके सामने किसी का भी टिकना नामुमकिन हो चुका था। तभी हमारी टीम की एक मेंबर जिसका नाम है सलीनुनी, वो आगे आती है लेकिन उसको तो एक ही लात में सीधा भायर बना देता है और अब उन लोगों के पास भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वो सब सीधा नीचे की ओर केव में भागते हैं और उसके पीछे पीछे वो भी आता है, कौन, मोजो। वो लोग भागते भागते इतना दूर निकल जाते हैं कि वो सीधा पहुंचते वहां पर जहां पर ह्यूगा को कंट्रोल किया जा रहा था। मतलब आगे कुआं पीछे का, पीछे ह्यूगा था और आगे मोजो जो उन लोगों को कच्चा चबा जाएगा। तभी मोजो गेट तोड़कर अंदर घुसता है और बोलता है तुम लोग इतने पिद्दी हो, साइंस की मदद से इतना सब कुछ बना लेते हो लेकिन तुम लोग एक मेरे से फाइट नहीं कर सकते, धिक्कार है तुम लोगों पे। और हम देख पाते हैं कि मोजो के साथ साथ इबारा भी था। आखिरकार इबारा की ये चाल काम कर गई। इबारा मुस्कुराते हुए ताली बजाई कहते अरे वाह वाह, तुम लोग तो फंस गए बेटे, तुम्हें क्या लगता था तुम लोग भाग रहे हो, अब कहाँ जाओगे, क्या यही अंतिम छोर है। तभी मुस्कुराते हुए कहता है सेंकू, बल्कि ये तो मेरी चाल थी। वो मेडिकल लिक्विड को ह्यूगा के ऊपर फेंकता है क्योंकि सेंकू ने सारे चाल पहले से ही कंट्रोल करके रखा था और वो बोलता है तुम गलत हो, दरअसल ये चाल तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी है, तुमने हमें यहाँ नहीं लाया बल्कि हम सब जानबूझकर यहाँ आए। उधर ह्यूगा के पत्थर पिघल रहा था, ह्यूगा आजाद हो चुका था। गेनो उस जेल का ताला तोड़ देता है और ह्यूगा को बातजात करता है। लेकिन अब भी मेरे दिमाग में एक बात घुस रही है, क्या ह्यूगा यहाँ पर इन लोगों की मदद करेगा जबकि इन लोगों ने ही उसे कैद करके रखा था। तभी ह्यूगा बोलता है क्या कहते हो सेंकू, क्या किया जाए। और मेंटलिस्ट कुछ बोले इससे पहले किंडो दे देता है ह्यूगा को अपना भाला सोने वाला। किंडो बोलता है कि हमारी लड़ाई तो आपस की है, वो तो होती रहेगी लेकिन पहले बाहरी को निपटाते हैं, लेकिन फिलहाल तुमसे ज्यादा ताकतवर और कोई नहीं है जो इसे निपटा सके। अरे यार तुम लोग तो कितने मतलबी हो, मुझे ही बांध के रखा और मेरे ही इस्तेमाल कर रहे हो। मैग्मा बिना कुछ सोचे समझे हमला करता है, तभी मोजो उसे एक मुक्के में ही पेल देता है। अब हमारा ह्यूगा रेडी हो चुका था क्योंकि वो समझ चुका था कि अगर मुझे यहाँ से निकलना है तो पहले मुझे इससे लड़ना होगा और वो अपना इंट्रोडक्शन देता है, क्या तुम्हें पता है इस पूरे वर्ल्ड में मेरे से ज्यादा पावरफुल और कोई नहीं है। तभी मोजो कहता है अच्छा ऐसा है क्या, आ जाओ फिर बताता हूँ कि आखिर कौन है कितना ताकतवर। सेंको और उसकी टीम वहाँ से भाग जाती है नाव के जरिए। इधर ह्यूगा और मोजो दोनों आते हैं बोट की एक खाली जगह पे जहाँ पर उन दोनों की फाइट होती है, जिसमें से सबसे पहले ह्यूगा मारा जाता है। मोज ह्यूगा पर भारी पड़ रहा था, रीजन ये है कि ह्यूगा के पास उसका अपना भाला नहीं था। इबारा की ये सिपाही जो कि इबारा का सच जान चुकी थी, उसे याद आता है कि पुराने राजा ही ठीक है, पुराने मास्टर कितने अच्छे थे। दरअसल पुराने मास्टर जो थे बच्चों के साथ एकदम हम्बल रहते थे, जिसमें से एक बच्ची ये लड़की भी थी जो अभी इबारा के कंट्रोल में है और वो अभी ये सारी बातें इसलिए याद करे, इसलिए बोल रही है क्योंकि टकला जो था वो अपने बाप की मूर्ति को अपने सामने रखा था और वो चीख चीख के बता रहा है हमारे असली मास्टर को इबारा ने कंट्रोल किया है, इबारा ने उसे पत्थर की मूर्ति बना दिया है। इबारा उस लड़की की ताकत का अंदाजा लगाता है और उसे पता है कि उससे नहीं निपटा पाएगा। तभी वो टेढ़ा रास्ता अपनाता है, वो सोचता है कि क्यों ना इसे ही पत्थर का बना दिया जाए। वो अपनी मैजिकल रिंग का इस्तेमाल करता है इस लड़की के ऊपर और इस लड़की को पत्थर का बनाता है, लेकिन पत्थर बनाने के तुरंत बाद हमारा देखते हैं कि पुलिस इंस्पेक्टर इसे गोली मार देता है, जिससे इसका हाथ पूरी तरह से जख्मी हो चुका था। इधर ह्यूगा की और इसकी फाइट एकदम जोरों शोर से हो रही थी। तभी ह्यूगा कहते हैं मानना पड़ेगा पहली बार कोई टक्कर का मिला है, अब मजा आएगा। तभी मौज कहते हैं नहीं यार ऐसी बात नहीं है, दरअसल तुम मेरे से ज्यादा पावरफुल है, लेकिन अब पता चलेगा कि असली पावरफुल कौन है। वो अपनी खास टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहता है उसके ऊपर, ह्यूगा के ऊपर, लेकिन ह्यूगा जानबूझ के समंदर में कूद जाता है और वो भागता है। भागने का मतलब ये नहीं कि वो दुम दबा के भाग रहा था, दरअसल उसे पता था कि उसके टीममेट से जरूर समझ जाएंगे कि उसके भाला के साथ ही वो लड़ सकता है, क्योंकि उसे अपने भाला के साथ ही लड़ना पसंद है और वो उसी से लड़ सकता है, इसलिए वो उसकी तरफ भाग रहा था। और जब सेंको और उसकी साइंस टीम मिलकर एक भाले का इंतजाम कर रही थी, बोले तो एक भाले को बेहतर बनाने का। तभी हमारे गिंडो को दिखता है एक बैम्बू जो उस भाले के साथ पूरी तरह से सूट करेगी, क्योंकि गेंडू का ही वो भाला है जिसको अभी ह्यूगा चला रहा है। इधर मैग्मा को थोड़ा सा तेल वेल लगा के इसको मनाया जाता है ताकि वो बैम्बू को उसके भाले में पेश सके। मैग्मा फुल जोरों शोर से उस बैम्बू को भेजता है सीधा ह्यूगा की ओर। ह्यूगा उसको अपने भाले के अंदर लगा लेता है और अपने भाले को लगाने के बाद ह्यूगा कहते हैं अब आ जाओ, अब होगा मुकाबला बराबरी का, अब तुम्हें पता चलेगा कि आखिर असली मर्द है कौन, क्योंकि सुकासा के अलावा अगर कोई है जो मुझे हरा सकता है तो वो कोई नहीं। वो अपने भालों को पूरी तेजी से घुमाता है, उसके भाले के अंदर से अजीब सी रोशनी निकल रही थी जिसको देखकर मौज की फटके चार हो जाती है। वो कहता है नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, इसके अंदर अचानक इतनी पावर कैसे आ गई, ये तो मेरे ऊपर भारी पड़ रहा है, इसका ताकत इतना नेक्स्ट लेवल है कि मेरा खुद का भाला कट रहा है, आखिर ये बंदा है कौन। तभी ह्यूगा कहता है दरअसल ये मेरा भाला है, यानी कि मेरा नहीं था लेकिन अब मेरा बन चुका है और यही है मेरे भाला चलाने का असली स्टाइल, अगर तुम इसे झेल सकते हो तो झेल लो। ये सब देखकर मैग्मा जो के घमंड में रहता है, किनेडो जो के थोड़ा सा ताकतवर है, उन लोगों की भी फटके चार हो जाती है। और इधर ये बंदा मौज कहता है बाप रे ऐसा मत करो यार,
यार बस करो, आखिर तुम इतने ताकतवर हुए कैसे? बताओगे? मैं ताकत के साथ पैदा हुआ हूँ, लेकिन क्या तुम ताकतवर बने थे या फिर पैदा हुए हो? तभी ह्यूगा कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अपनी ताकत के साथ पैदा नहीं हुआ था। दरअसल स्टार्टिंग में मैं भी एक लूजर ही था, लेकिन मेरे अंदर एक चीज कॉमन थी कि मैं कभी हार नहीं मानता था, और वही एक कॉमन हैबिट है जिसने मुझे आज इस मुकाम पर आकर खड़ा कर दिया है जहाँ तुम मेरे कदमों के नीचे पड़े हो। ह्यूगा उसको अपनी नोक पे लेके आता है और इधर हम देख पाते हैं कि हमारा वो बंदूक मैन, बोले तो पुलिस, सबको डरा धमका कर भगा रहा था कि जल्दी भागे वरना मैं तुम्हें पत्थर का बना दूंगा, क्योंकि इस बंदे ने उसे जो गोली मारे थे वो गोली लगी थी उसके हाथ में और उसके हाथ से ये रिंग नीचे गिरी थी जिसको उसने पकड़ लिया था, और अब ये बंदा आगे की ओर जा रहा है। तभी हम देखते हैं कि उबारा नीचे से आता है और बोल देता है 1 सेकेंड 1 मीटर, और इतना बोलते ही वो पुलिस वाला बन जाता है पत्थर का बन के वो समुद्र में गिरता है और इबारा उस रिंग को हाथ में ले लेता है। जबकि इबारा अपने एक टीममेट्स को, बोले तो अपने सिपाही को अपनी ओर खींचता है और बोलता है अगर तुम्हें इससे बचना है तो तुम बीच आइलैंड पे चले जाओगे तो तुम पत्थर का बनने से बच जाओगे। इतना ही सुनने के बाद वो सिपाही फुल स्पीड में बीच आइलैंड पर भागता है। उसके पीछे स्यूका देख रही थी, तभी वो सबको बताती है। इतना सुनते ही हमारी पूरी की पूरी साइंस टीम उसी बंदे के पीछे लग जाती है जो वो बीच आइलैंड पे जा रहा था, और सबसे पीछे थी हमारे सनी लियोन, जिसको देखकर टन होता है हमारा नीचे वाला। कई बार तो ये लोग इसको पकड़ने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन ये बंदा इतनी स्पीड में था कि किसी के हाथ में नहीं आता। लेकिन वो हमारे हीरो ताइजू को भूल गया था। ताइजू एक झपट्टे में उसे लपेट लेता है और नीचे गिराता है, और टकला देखता है कि उसके हाथ में तो वो रिंग है ही नहीं, आखिर ये रिंग गई तो गई कहाँ। तभी ये बंदा कहता है कि हमें मास्टर इबारा ने बताया था कि अगर तुम बीच आइलैंड पर चले जाओगे तो तुम सेफ रहोगे, तुम पत्थर के नहीं बनोगे। तभी एक बंदा बोलता है चुपचाप बताओ कि आखिर वो है कहाँ। दरअसल मास्टर इबारा ने वो रिंग को मेरे पेट में डाल दिया था। ये सुनते ही सब लोग शौक हो जाते, और शौक होते जब तक उस रिंग के अंदर से, बोले तो उसके पेट के अंदर से नीली रोशनी ऊपर की ओर आ रही थी, और सभी के सभी पत्थर के बन गए थे, जिसमें हमारी पूरी साइंस टीम एक और थी, यानी कि एक सीरीज की तरह। तभी सेंको अपना दिमाग चलाने की कोशिश करता है, और इधर ह्यूगा और मॉस दोनों पत्थर के बन चुके थे। सबके पत्थर का बनने के बाद इबारा घूमता है और वो देखता है कि यहाँ पर तो हर कोई पत्थर का बन चुका है, लेकिन ये तीनों एक ही कतार में क्यों है, यानी कि ये तीनों एक ही पोज में क्यों खड़े हैं? क्या ये सब कोई कंक्लूजन है या फिर सिर्फ एक छलावा? तभी वो उस टकले को देखता है, जिसको देखकर उसे उसकी बाप की याद आती है, वही बाप जिसको इसने 12 साल पहले मारा था। ये बच्चा बहुत छोटा था। ये बच्चा उसकी ओर बढ़ता है और इबारा इसको देख कर ही खून खोलता है। इबारा उसको मारने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन तभी इस बच्चे की माँ आ जाती है और वो उस बच्चे को अपनी जान पर घेर कर बचाने की पूरी कोशिश करती है, जबकि उसके पेट में भी एक भाला लगा था। वो एक नाव पे लेकर निकलती है रोते रोते, और इधर ये बंदा अपने किए हुए पे अफसोस कर रहा था। एक पत्थर उठाकर उसके पेट में मारता है और उसके अंदर से वो मैजिकल रिंग निकाल लेता है। तभी उसे कुछ पैरों के निशान दिखाई देते हैं। अरे ये क्या, ये पैरों के निशान कहाँ से आए, जबकि सब तो पत्थर के हैं। एक काम करता हूँ, इसका पीछा करके ट्राई करता हूँ। वो उसका पीछा करने लगता है। तभी उसके कानों में कुछ आवाज आती है, जो वही पुराने खटखट खटखट की आवाज थी। वो देखते ही देखते थोड़ा सा आगे जाता है फुल स्पीड में कि आखिर वहाँ पर चल क्या रहा है। वो देखता है कि वहाँ पर एक जानवर खड़ा है, वही जानवर जो उस दिन उस रात को आया था। तभी माइक से आवाज आती है 1 मीटर 1 सेकेंड। वो बंदा पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और वो पीछे की ओर कूद के गिर जाता है। तभी हम देख पाते हैं कि हमारे हीरो की एंट्री हो चुकी है। इबारा ये सब देख के शौक में था कि आखिर ये बंदा पत्थर का क्यों नहीं बना। तभी सेंकू कहता है क्या हाल है लाडले, हाल चाल बढ़िया। 1 सेकंड, लेकिन तुम पत्थर के क्यों नहीं बने? तुम अभी तक जिंदा कैसे हो, जबकि मैंने तो सबको पत्थर का बना दिया था। अरे यार तुम्हारी यही तो भूल है, हमारी टीम बहुत खतरनाक है। मैं भागते भागते यही सोच रहा था कि जब वो नीली रोशनी मेरी तरफ आएगी तो मैं क्या करूंगा। अगर मैं पहले ही अपनी एक उंगली को लिक्विड में डाल के रखूँ तो हो सकता है कि मेरी उंगली कट के गिर जाए या फिर सड़ जाए। लेकिन दिक्कत ये था कि मेरे साथ मेरा एक साइंस का कीड़ा, जिसको चीजें इकट्ठा करने का शौक था, वो सब कुछ बताता है। और मेरा पायलट सबको सब कुछ समझाने के बाद अपने गाड़ी वाली एक डिस्टेंस बनाता है, जिसमें वो पत्थर का बनने से पहले एक ही पोस्ट करता है, जहाँ से मुझे ये पता चलता है कि आखिर रोशनी की मेरे तक पहुंचने की टाइमिंग क्या है। और मेरे दोस्त लोग जब तक पत्थर का बंद है तब तक मैं इन सारे कंक्लूजन को सोल्व कर लेता हूँ। मेरा दिमाग एक हाईली स्पीड में काम कर रहा था। मैंने उस लिक्विड को हवा की ओर उछाल दिया उस टाइमलाइन से जिस टाइमलाइन पर वो मेरे तरफ गिरेगा, जब तक मैं पत्थर का बन चुका रहूंगा। और वो सेंकू पूरी तरह से पत्थर का बनने से पहले ही उसका वो लिक्विड उसके ऊपर गिर जाता है, जिससे कि वो दोबारा से अलाइव हो जाता है। और अलाइव होने के बाद नीचे की ओर गिरता है। तभी वो देखता है कि उसके सारे साथी पत्थर के बन चुके हैं और पत्थर का बनने से पहले वो सबके हाथ में मारता है और दावा करता है कि आगे की ओर मैं सबको संभाल लूंगा। और वो आगे आता है और अपने एक पैरों का निशान बनाता है, जिससे तुम फंसने वाले थे। तो इबारा अब तुम बताओ, बेवकूफ मैं हूँ या फिर तुम हो? अभी ये माइक मेरे हाथ में, यानी कि सब कंट्रोल मेरे हाथ में। तभी इबारा सेंकू के पीछे से हमला करता है, जो उसके पूरे हाथ को खून खून कर देता है। सेंकू के एक हमला लगते ही वो उससे पूरी तरह से दूरी बना लेता है और वो कहता है अब बताऊंगा कि एक असली जीनियस क्या करता है। इबारा अपने रिंग को ऊपर की ओर उछालता है और बोलता है 5 मिनट 5 सेकेंड। लेकिन हम देख पाते हैं कि उसके ऊपर उछालने से पहले ही वो कुछ लिक्विड्स को ऊपर की ओर फेंक देता है, जो सीधा निकलता है पायलट के ऊपर। और इतना समझते हमारा पायलट तुरंत ड्रोन को ऊपर की ओर उड़ाता है और वो सीधा लपकता है किसको, उसी रिंग को जिसके लिए वो बना था। रिंग को लपेटने के बाद वो दोनों जोम लगा के खींचते हैं, जिसमें इधर से पायलट और उधर से इबारा अकेले था और वो उसे खींच नहीं पा रहा था, इसलिए सेंको भी उसमें उसकी मदद कर रहा था, कभी इधर कभी उधर। तभी इबारा करता है
तुम लोगों को लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगे? सेंकू कहता है ये ले बेटे। और इसे छोड़ने की चाल तो सेंकू की ही थी, क्योंकि उसने ये सब प्लान कर रखा था। छोड़ने के बाद जैसे ही वो उसकी रिंग उसके पास पहुंचती है, वो तुरंत बोल देता है 1 सेंटीमीटर 1 सेकेंड। लेकिन सेंकू ये सब देख के शौक में था, क्योंकि उसके ऊपर तो उसका असर हुआ ही नहीं था। तभी इबारा कहता है तुम्हें क्या लगता है? इन सब की तैयारी में बहुत पहले ही करके आ चुका था। उसका वो दोस्त पायलट जो कि बन चुका था पत्थर का, और पत्थर का बनने के बाद वो उसके पास आके गिर जाता है और गिर के टूट जाता है। तभी वो रिंग उसे पकड़ लेता है और हम देख पाते हैं कि उस रिंग के अंदर वो स्पीकर लगा है, जिससे वो सेंकू सब कुछ कंट्रोल करेगा। और अब सेंकू इधर माइक में बोलता है 1 मिलीसेकेंड 1 सेंटीमीटर। अब बताओ कि आखिर असली चालबाज कौन है, असली मेंटलिस्ट कौन है? अब सब कुछ सेंकू के हाथ में था। सेंकू सब कुछ कंट्रोल कर रहा था। सेंकू बोलता है 5 मीटर्स 5 सेकेंड्स। तभी वो अनलॉक हो जाता है, वो रिंग जिससे नीली रोशनी बाहर आती है और इसके साथ साथ हर एक को पत्थर का बना देती है। और अब वो रिंग सेंकू के हाथ में था। सेंकू जीत चुका था। अब सेंकू सबसे पहले हमारे उस साइंटिस्ट दोस्त को जगाता है जिसके अंदर साइंस का कीड़ा है। और सबसे पहले तो उन दोनों को बहुत जोरों की भूख लगी थी। दोनों ट्राई करते हैं कि किसी न किसी को तो जगाना ही पड़ेगा। वो दोनों अपना पेट पकड़ कर आगे की ओर जाते हैं। तभी उसे याद आती है अरे हाँ, खाना चुनने में तो ये सबसे बेस्ट है हमारे न्यू पार्टनर, जिसके सामने वो सर टेके माथा टेके उसे बोलती है खाना लाने को, और खाना बनाता है। फिर उसे ताकत की जरूरत पड़ती है तो वो ताइजू को जगाता है। ताइजू को जगाने के बाद उस लड़की का नंबर आता है जो खाना बनाने में टॉप पे है। बोले तो एक शेफ है जो पायलट के फ्यूचर वाइफ बनने वाली है। इतना सारा खाना बना देती है जिसको देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और सभी लोग बैठ के खूब खाना खाते हैं। इधर सेंकू अपना मटेरियल बना रहा था, जो एक एक गिलास के अंदर मेडिकल लिक्विड को भर रहा था। और अब हम देखते हैं कि सब अपने अपने काम पे है। तभी ताइजू निकलता है समंदर के अंदर एक मूर्ति को उठाने के लिए, और वो उस मूर्ति को उठा के लेके आता है बाहर। तभी हम देखते हैं कि उस लड़की को सेंकू जिंदा कर रहा था जिसको इबारा की टीम में था। वो लड़की जिंदा होने के बाद एक ही बात बोलती है, मैं सच जान चुकी हूँ, सच क्या है, और अब मैंने फैसला किया है, मैं वही करूंगी जो मेरा दिल कहेगा। तभी सेंकू कहता है तुम्हें जो अच्छा लगे करो, लेकिन हाँ अच्छे काम करना। और अब वो दोनों निकलते हैं उसको जगाने, किन्नो को, जिसको उसने भाले से मारा था। इबारा के वार की वजह से ये पत्थर का बना था और अब ये जग चुका है। जो देखता है कि उसके सारे टीममेट्स उसके सामने खड़े हैं, वो लपक के जाता है गले लगने यूरी को। और यूरी बेचारी आज तक अपने बाप के गले नहीं मिली, वो उसे दे मार। वो गुरेले जैसी पावर अचीव करती है, गुलेडा जैसी पावर रखती है। तभी वो देखता है कि वो सेंकू को जाकर लपक लेता है। सेंकू के गले मिलने की वजह से सभी लोग शर्मिंदा हो जाते हैं और वो बेचारा इतना ज्यादा गुस्सा होता है पूछो ही मत। बताओ यार, उसको गले नहीं मिलाया और वो जाकर उससे गले मिल गई, ये तो गद्दारी हुई। जहाज के ऊपर सभी लोग रात को पार्टी कर रहे थे, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी जंग, बोले तो इस सीरीज की सबसे बड़ी लड़ाइयाँ हो चुकी थी। जीत कोई पंजे लड़ा रहा था तो कोई मजे कर रहा था। इधर वो नई लड़की अपने मास्टर के बेटे के पैर छू रही थी। तभी यूरी की बहन को हाकू का कॉल आता है, जिससे सेंकू बात करता है हालचाल। और हालचाल तो दूर की बात है, ये सीधा काम की बात करता है कि आखिर काम क्या है। इसको देखकर ये नई लड़की शौक हो जाती है। भाई साहब, इसको तो फर्क ही नहीं पड़ता कि सामने लड़की है। अरे फर्क पड़ना तो छोड़ो, मुझे तो लगता है कि इसके अंदर इमोशन नाम की चीज ही नहीं है। तभी सेंकू को एक आवाज सुनाई देता है और वही आवाज थी वाई मैन की। लेकिन कैसे? वाई मैन तो मारा जा चुका है। जब ये वाई मैन है तो अभी अभी हमने जो फाइट की वो कौन था? क्या हमारा खतरा अभी हमारे सर पे मंडरा रहा है? ये स्पीकर्स की वजह से हो रहा है और इसका लिमिटेशन था वही जो नहीं होना चाहिए था। 1,28,000 मीटर एंड 1 सेकेंड। इतना सुनते ही वो लड़की पीछे की ओर चली जाती है जिसके हाथ में वो रिंग थी, क्योंकि तुम सोच भी नहीं सकते वो सब होने वाला था जो तुम सोच भी नहीं सकते। क्योंकि 1,28,000 कुछ और नहीं बल्कि पूरी धरती का रोड मैप है। अगर ये रिंग के पास में बोला जाएगा तो पूरी धरती इससे पत्थर की बन जाएगी। लेकिन वाई इसकी आवाज सेंकू की तरह क्यों है? जबकि अगर ये बंदा धरती पे है तो धरती को ही पूरी तरह से मिटाना क्यों चाहेगा? धरती का पूरा एरिया 1,28,000 किलोमीटर का है। इसका सीधा मतलब है कि हमारा जो दुश्मन है वो धरती पे नहीं बल्कि चांद पे है। तभी वो पूरी धरती को तबाह करना चाहता था और धरती के बाहर चांद से जो भी कांटेक्ट करेगा उसे सैटेलाइट्स की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। इसका मतलब हमारे अलावा और भी कोई है। इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए सेंकू पूरे गांव को काम पे लगाता है और बहुत सारे लोगों को जगाता भी है ताकि काम स्पीड से हो सके। एक और नया बंदा ज्वाइन होता है और इधर पूरे आइलैंड की जिम्मेदारी हमारे टकले भाई बोले तो मास्टर के बेटे को दे दी गई थी। तभी मास्टर के बेटे को एक काम सौंपा जाता है। मास्टर के बेटा आता है चुपचाप और सबको एक एक काम देता है कि आखिर हमें ये प्रोजेक्ट पूरा करना है और अगर हमें उस वाई मैन को ढूंढना है तो सबसे पहले हमें सिग्नल डिटेक्टर को ढूंढना पड़ेगा, जिसके लिए हमें इंटरनेट तो चाहिए ही चाहिए होगा। उसके लिए वो एक टावर बनाता है, एक ऐसा टावर जिसकी ऊंचाई कम से कम 100 फुट तो होनी ही चाहिए। अब वो लोग निकलते हैं पानी के अंदर उस वाईफाई यानी कि उस इंटरनेट के कनेक्शन को चेक करने के लिए। गाँव के सभी लोग खुश थे। तभी ये लड़की बोलती है हेलो हेलो, आवाज जा रही है मेरी? तो हाँ, उसका ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो चुका था। रात को फिर से सभी लोग पार्टी कर रहे हैं। खाना बनाने वाली खाना बना रही है, कोई काम पे है, कोई मजे कर रहा है, कोई चाउमीन खा रहा है और सुइका तो इधर अपना हेलमेट सबको दिखा रहे थे। और इधर हमारा छोटा पहरेदार जो सुकैसी दादा के साथ आतिशबाजी का इंतजाम करता है, जो पूरे आसमान पर फूटता है पटाखा। इसको देखकर पूरे गांव वालों के अंदर एक नया जोश जन्म लेता है और अब इस दुनिया में वही होगा जो होना चाहिए। हम जाने वाले हैं चांद के ऊपर, क्योंकि उस वाई मैन को ढूंढना है जिसने हमें मैसेज दिया था। लेकिन उससे पहले, चांद पर जाने से पहले हमें उसको जगाना पड़ेगा जो इस दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी है, जो अपनी बहन को बचाने के लिए अपनी जान दे दी और उसकी बहन उसके
लिए गॉड से प्रार्थना कर रही है कि उसका भाई जल्दी ठीक हो जाए, और वो बिना डरे उसके ऊपर हाथ रख देती है। वो जो भी होगा उसके साथ ही होगा, और वो भूल गई थी कि उसके साथ उसका पूरा गांव था, बोले तो उसका पूरा आइलैंड। अब वो बात अलग है कि चांद पर जाने के बाद इससे ज्यादा बेटर फाइटर और कोई नहीं मिलेगा। सेंको बिना किसी देरी के वो लिक्विड निकालता है और सुकासा के ऊपर डाल देता है। सुकासा ठीक होना शुरू हो चुका था, उसकी बॉडी इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि वो तुरंत ही उठ जाता है। वो अपनी छोटी बहन को देखता है, उसके सर पे हाथ रखता है और वो मुस्कुराने लगता है। तभी वो कहती है भैया तुम ठीक तो हो ना। तब इधर सनी लियोनी कहती है अरे तुम्हें नहीं जाना क्या, तुम तो उसकी गर्लफ्रेंड हो, जाओ ना आगे। नहीं मैं नहीं जा सकती, बहन का हक पहले होता है। तभी कोहाकू जो यूरी की बहन है वो उसे धक्का मार के आगे की ओर भेजती है, और सुकासा भी उसके सर पे हाथ रख के बोलता है ठीक है। और अब सेंको और सुकासा दोनों एक हो गए थे। सेंको का प्लान था चांद पे जाने का, तो सुकासा भी पूरी तरह से तैयार था क्योंकि उसे वो सब करना था जो सेंको कहेगा। तभी इधर से ये बंदा कहता है कि सुकासा आप अगर रेडी हो तो मैं आपसे फाइट करना चाहूंगा, जब आप ठीक हो जाओ तब। सुकासा कहता है इसमें ठीक होने की क्या बात है, तुम अभी कर लो। फाइट शुरू होते ही खत्म हो जाता है और ये बंदा तुरंत उसके सामने झुक जाता है और बोलता है मैं हार गया। ये द किंडो की तो फटके 4 हो जाती है। और अब हमें मून पे जाना था तो हमारा प्रोजेक्ट भी लंबा होगा क्योंकि हमें पूरी धरती को खाना पड़ेगा। एक स्पेस रॉकेट बनाने के लिए न जाने किन किन खनिजों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे हमें पूरी धरती में ढूंढना पड़ेगा। उसके लिए हमारे कसैकी दादाजी ने पहले ही एक धरती का मैप बना के रखा है। कसम से भाई, कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस के पास अगर कोई आता है तो वो कसैकी दादा है। सेंक्यू इसको देखकर चौंकता या फिर खुश होता है ये बताना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि उसे तो दुनिया के हर एक छोर से हर एक मेटल को, हर एक प्रोडक्ट को उठाना था, हर एक मटेरियल को उठाना था, क्योंकि ये वो एक स्पेस रॉकेट बना सके। तभी तो वो धरती के बाहर जा पाएगा, यानी कि मून के ऊपर। अब देखो लोंडो, मून के ऊपर जाना इतना इजी तो नहीं होने वाला। पूरे गांव वाले खुश थे कि अब तक की सबसे बड़ी जंग टल चुकी है, अब वे लोग मून पे जाने वाले हैं, उससे बढ़ के उन्हें और क्या चाहिए। लेकिन दोस्तों इस सीरीज की एंडिंग तो अभी ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसके अगले पार्ट में हमें दिखाया जाएगा आखिर होता क्या है। क्या हम मून पर पहुंच पाते हैं, आखिर उस वायमैन को ढूंढ पाते हैं। लेकिन वो वायमैन था कौन, जबकि हमने तो एक वायमैन को हरा दिया है, जबकि इस सीरीज की सबसे बड़ी लड़ाई थी। इसमें वो सब हुआ था जिसका हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। तो अगर तुम्हें इस सीरीज की एंडिंग जाननी है तो तुम मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, और हाँ कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखना दोस्तों। बाय बाय।